जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम सब क्लास 10th की साइंस की चर्चा करेंगे। साइंस में आज हम सब उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो मान के चलिएगा आपका 2025 के बोर्ड पेपर में आप लोगों का 70 में 70 नंबर आना तय है। देखिए, साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर साल आपके रिपीट होते हैं, वही आपके क्वेश्चन बार बार दोहरा के पूछे जाते हैं। तो जो देखिए 2-3 साल का क्वेश्चन आपका पुराना होता है वह आगे पूछ लिया जाता है, इसलिए साइंस में आपके नए क्वेश्चन ना बन के पीछे के क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आज आप लोग इस वीडियो में उन चीज़ों के बारे में सीखेंगे जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं, उनके बारे में सीखेंगे। तो अगर इनको आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपको हम बता रहे हैं कि आप साइंस में 70 में 70 नंबर पूरा आप पा जाएंगे। इसलिए इनको अच्छी तरीके से आप सीखिएगा, इनको अच्छी तरीके से तैयार कीजिएगा, इनको आप याद कर लेंगे तो आप 70 में 70 नंबर कर लेंगे। इसका मतलब आप लोग की तैयारी अच्छी रहेगी और साइंस में आप लोगों को पेपर हल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज हम उन बिंदुओं पर बात करेंगे जो साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हैं, जो अक्सर बोर्ड पेपर में आपके पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है कक्षा 10 विज्ञान 2025 यूपी बोर्ड। तो जितने विद्यार्थी देखिए कक्षा 10 के हैं तो 2025 में जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपका बोर्ड पेपर में आते हैं, उन चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे। इतना अगर आप तैयार कर लेते हैं, मान के चलिएगा आपका 70 में 70 नंबर आना तय है। महत्वपूर्ण 50 टॉपिक अध्याय 1 से 14 तक आपका जानते हैं कि पूरा हम साइंस की बात कर रहे हैं, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका बायोलॉजी हो, तीनों की हम बात करते हैं। तीनों में देखिए आपके 50 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, मतलब 50 आपके ऐसे पॉइंट साइंस में हैं जिनको आप याद कर लेते हैं तो 70 में 70 नंबर आपका आना तय है। ये फिक्स है, क्योंकि यह जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, यह क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, यह हर साल आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तैयार करेंगे। आप जानते हैं कि 7 सेट के पेपर्स बनते हैं। आप जानते हैं कि प्रत्येक जिले में 7 सेट्स के पेपर बनते हैं। उन 7 सेटों को अगर आप मिलाएंगे तो किसी ना किसी सेट में यह क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि 7 सेट का जब पेपर आपका बनता है उस 7 सेट्स में आपको किसी ना किसी जरूर सेट्स में आपका यह क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए इनको आप तैयार करेंगे, ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद चलते हैं, बात करते हैं आगे। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करें तो साइंस में आप जानते हैं कहा जाता है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को रटो सुबह सफा है। आप जानते हैं कि देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री को तैयार करने के लिए आप लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता है। इसको याद करने के लिए, इसको याद रखने के लिए आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अगर चाहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री आपके पास रहे, आपको याद रहे, तो इसके लिए आपको खूब पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि जानते हैं किसी भी चीज को याद रखने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। आप जानते हैं बोलने के लिए देखिए मेहनत नहीं करना पड़ता है, लेकिन कोई भी चीज को याद करने के लिए वह आपके दिमाग में रहे, अस्थायी रूप में रहे, हमेशा रहे, इसके लिए आपको देखिए मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जानते हैं कि बोलने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करना है, लेकिन याद करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि जानते हैं कि साइंस आपका सनब या महबूबा नहीं है कि आपको याद रहेगा, क्योंकि हमेशा तो इनको आपको भूलना स्वाभाविक है। क्योंकि जानते हैं कि यह कोई आपका ना तो महबूबा है, ना तो कोई सनम है कि यह हमेशा आप याद रखेंगे, याद रहेगा, भूलेगा नहीं, आप सोचते रहेंगे। यह जानते हैं कि साइंस है। तो साइंस में कहा जाता है इसीलिए कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को रटो सुबह सफा है। तो इसको आप चाहे जितना पढ़ेंगे, यह भूलेंगे आप निश्चित रूप से। तो अस्थाई बनाने के लिए
आप लोगों को क्या करना है कि बार बार पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करना है, बार बार रिवीजन करना है। अगर ऐसा आप करेंगे तब जान लीजिएगा आप सफल होंगे, तब यह अस्थाई आपका रहेगा। क्योंकि जानते हैं कि जो साइंस आपकी होती है, यह जानते हैं कि बेवफा होती है, यह हमेशा आपसे दूर जाने का प्रयास करेगी। अगर इसे आप अपने पास रखना चाहते हैं तो इससे आपको लगाव रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आप साइंस को वफा बनाना चाहते हैं, साइंस को अपना सनम या आप लोग महबूबा बनाना चाहते हैं, इसके लिए मेहनत से पढ़िए, इसको हमेशा सोचिए, इस पर मंथन कीजिए, पढ़िए। तो चलते हैं, आज हम उन सब चीजों के बारे में आपको चर्चा करेंगे जो 2025 के बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम केमिस्ट्री की बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में देखिए आपको इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो केमिस्ट्री में देखिए ध्यान से कि यहाँ पर जो पॉइंट आपको दिया गया है, नंबर 1 में देखिए पहला पॉइंट आपका आता है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। यह देखिए आपको बोर्ड पेपर में हर साल पूछा जाता है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। यह हमेशा आपका क्वेश्चन आता है, किसी ना किसी सेट में आपको यह क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। यह हमेशा आपका बोर्ड पेपर में क्वेश्चन आता है कि संयोजन अभिक्रिया क्या किसे कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। संयोजन का मतलब आप जानते हैं कि इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। और यह जानते हैं कि आपका नाम से क्लियर है कि योगात्मक अभिक्रिया मतलब जब दो या दो से अधिक तत्व जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करेंगे तब जानते हैं कि आपका संयोजन अभिक्रिया होगी। तो संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, योगात्मक का मतलब होता है जुड़ना। तो जब आपके देखिए छोटे छोटे आपके जो पदार्थ होते हैं वह जुड़ के एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर दे, या जो आपके छोटे छोटे आपके जो तत्व होते हैं, जब वह तत्व जानते कि मिल जाए एक यौगिक का निर्माण कर दे, मतलब जब जुड़ जाए तब आपका योगात्मक अभिक्रिया बन जाती है। तो योगात्मक अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया का देखिए एग्जांपल दिया गया H2 + O2 = H2O। मतलब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन धन ऑक्सीजन = हाइड्रोजन है, आपको दिया गया ऑक्साइड, इसे देखिए कहते हैं डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड कहा जाता है। तो यहाँ पर संख्या आपको 1 दी गई है, यहाँ पर देखिए संख्या आपको 1 दी गई है, तो इसे हम कहेंगे डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। तो जब देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो जल बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपके दो तत्व जुड़ के एक यौगिक का निर्माण कर रही हैं, तो इसमें जुड़ रहे हैं। तो जब देखिए आपके जुड़ते हैं तो जुड़ने में योगात्मक अभिक्रिया या संकलन अभिक्रिया या आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए संयोजन अभिक्रिया आपकी लागू होती है। तो H2 + O2 = H2O। और साइंस में जानते हैं कि जो तीर का चिन्ह होता है इसको बराबर पढ़ा जाता है, अंग्रेजी में इज इक्वल टू पढ़ते हैं। तो जो H2 + O2 = H2O आपको दिया गया है, ये जानते हैं कि मोस्ट इंपोर्टेंट आपका रिएक्शन है, ये एग्जाम्पल में आप लिख देंगे तो 1 नंबर पाएंगे। यहाँ पर देखिए दूसरी अभिक्रिया आपको वियोजन अभिक्रिया दी गई है। तो वियोजन माने होता है अपघटन, अपघटन का मतलब होता है टूटना, वियोजन का मतलब होता है वियोजित होना माने अलग अलग होना, टूटना। तो इसका मतलब जो आपका संयोजन इसी का उल्टा क्या होता है, वियोजन होता है। तो वियोजन में क्या होता है कि जब कोई बड़ा यौगिक छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर आपको कैल्शियम कार्बोनेट आपको दिया गया है, यह संगमरमर है। तो जब संगमरमर को देखिए हम तोड़ेंगे तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में टूटेगा। तो यहाँ पर देखिए एक बड़ा यौगिक जो है यह दो छोटे छोटे यौगिकों में टूट गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया इसी को कहते हैं। तो यह वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया हो गई। इसमें देखिए यह संगमरमर आपका होता है, कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर या चाक या दुधिया का सूत्र भी होता है, मार्बल संगमरमर का भी यह सूत्र होता है, जो अंडे का छिलका होता वो भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड आपको दिया है, यह जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसे कली चूना कहते हैं, अनबुझा चूना कहते हैं। और यह जानते हैं कि आपका मार्केट में जो खड़ा वाला आपका चूना मिलता है जिसको आप लेकर आते हैं पुताई करने के लिए,
वही चूना यह होता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब हम मार्केट जाते हैं चूना लाने के लिए, सफेदी करने के लिए मकान के, तो उस समय कैल्शियम ऑक्साइड हमको मिलता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड लेके आते हैं। और यह जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आप जानते हैं कि जो सबसे भारी गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही होती है। जो जानते हैं कि हम लोग के अंदर बनती है, जितने भी जानते हैं कि मानव प्राणी होते हैं सबके अंदर जो गैस बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और यह सबसे भारी गैस होती है। इसलिए जानते हैं कि मनुष्य के प्राणी में, जब जो मनुष्य प्राणी होते जब उनके पेट में, उनके शरीर में जब यह गैस बनती है तो देखिए शरीर बिल्कुल भारीपन हो जाता है, पेट एकदम भारी हो जाता है, बेचैनी या प्रॉब्लम होने लगती है, दिक्कत होने लगती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आपकी भारी गैस होती है। यह भारी गैस सबसे भारी गैस आपकी होती है, इसको ध्यान देंगे। यह आपका देखिए वियोजन अपक्रिया, या आप जानते हैं कि अपघटन अपक्रिया का उदाहरण दिया है, तो यह उदाहरण आपको दिया गया है, लेकिन यह जानते हैं कि जो एग्जाम्पल हम दे रहे हैं तो इनकी परिभाषा भी आपसे पूछेगा 1 नंबर का, इनका एग्जाम्पल हम बता दिए, इनको तैयार कर लेंगे। यह देखिए बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बात करेंगे। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको दिया ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अपक्रिया। यह भी देखिए बहुत ज्यादा आपका पूछा जाता है। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है? ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है, क्षेपी का मतलब होता है निकालना, उत्सर्जित करना। तो ऐसी अपक्रिया जो ऊष्मा निकालती है उसे हम क्या कहेंगे? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर जानते हैं कि देखिए कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यह दोनों देखिए आपके मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जानते हैं कि ऊष्मा भी निकालती है। आप सोचिए कि जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस मनुष्य प्राणी के पेट में अंदर बन जाता है तो शरीर देखिए क्या होती है कि जैसे बिल्कुल गर्म हो जाती है। मतलब गैस बनने पर जानते हैं कि अंदर से जैसे गर्मी होती है, क्यों होती है? क्योंकि जो कार्बन डाई गैस होती है यह जानते हैं कि ऊष्मा उत्पन्न करती है, इसलिए ऐसा होता है। आगे देखेंगे यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन दिया गया है, आयोडीन दिया गया है। यह देखिए ऊष्माशोषी अपक्रिया का उदाहरण है। तो जो अपक्रिया देखिए ऊष्मा को ग्रहण करती है उसे आप जानते हैं कि ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे। मतलब वह अपक्रिया जो अपक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा का उत्सर्जन करती है या ऊष्मा ग्रहण करती है, तो उसे हम ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए हाइड्रोजन और आयोडाइड आपका आ जाएगा। तो यह देखिए जो अपक्रिया हम बताएं ऊष्माक्षेपी का, और यह अपक्रिया जो बताएं ऊष्माशोषी का, बहुत इंपॉर्टेंट आपका पूछा जाता है, इसको आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे। तो अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। इसके बाद देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित करने की विधि। तो रासायनिक समीकरण संतुलित करने का जो विधि होती है, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आपकी विधि होती है हिट एंड ट्रायल मेथड, जांच एवं त्रुटि विधि। इस विधि से देखिए रासायनिक समीकरण संतुलित किया जाता है। तो रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है इसके बारे में आप सीखे। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे आपको हम बता रहे हैं। तो यह 3 पॉइंट आपके देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इनको आप तैयार करेंगे। आगे देखिए बात करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए जो चौथा पॉइंट आपका परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह देखिए अम्ल है, क्षार है, लवण की परिभाषा तथा उदाहरण। इसमें देखिए अम्ल की आपसे पूछेगा परिभाषा, अम्ल का आपसे उदाहरण पूछेगा, क्षार की देखिए आपसे परिभाषा पूछेगा, क्षार का आपसे उदाहरण पूछेगा, लवण की देखिए आपसे पूछेगा परिभाषा, इसका आपको उदाहरण पूछेगा। ये भी देखिए बोर्ड पेपर के लिए इंपॉर्टेंट, जैसे अम्ल में देखिए HCl, क्षार में देखिए NaOH होता है, लवण में आपका देखिए NaCl आपका दिया गया है। ये जानते हैं कि अम्ल है, ये क्षार है, ये आपका देखिए लवण है। ये तीनों चीजें आपकी पूछी जाती हैं, ये भी देखिए परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आगे देखिए बेकिंग सोडा बनाने की विधि। तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि आपसे पूछेगा कि बेकिंग सोडा बनाने की जो विधि होती है पूछेगा आपसे, प्रयोगशाला समीकरण पूछेगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। जैसे बेकिंग सोडा को मीठा सोडा कहते हैं या खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके बाद देखिए छठा पॉइंट आपका धावन सोडा बनाने की विधि, धोने का सोडा, इसे सोडा यस भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, सूत्र होता है Na2CO3.10H2O होता है। इसको भी आपको अच्छी तरीके से याद करना है। ये जितने भी देखिए हम पॉइंट्स आपको बता रहे हैं, इनको आप किताब से डिटेल में पढ़िएगा, इनके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज रखिएगा, क्योंकि ये मैं आपको ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए है। यह बोर्ड पेपर में हर साल आपका पूछा जाता है। इनको आप रट डालेंगे, बार बार प्रैक्टिस कर डालेंगे, हमेशा याद करते रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा के लिए ये सब पॉइंट है। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे अब हम चलते हैं, आपको बताते हैं। इसके बाद आगे देखिए आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम क्या कहते हैं, शॉर्टकट में पीओपी कहते हैं। जैसे देखिए लोग कहते हैं कि हम पीओपी का काम करते हैं, पीओपी शॉर्टकट नाम बोलते हैं, उसका पूरा नाम होता प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम होता पूरा? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता। देखिए तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका जानते हैं कि सूत्र देखिए होता CaSO4.12H2O होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। इसका देखिए रासायनिक नाम होता कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और इसी को हम महीन सफेद पाउडर भी कहते हैं। तो जो आप जानते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, इसे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमी का मतलब देखिए 1/2 होता है, तो हेमीहाइड्रेट माने आपका जल होता है, तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट महीन सफेद पाउडर होता है। यह प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पीओपी जो होता है, यह जानते हैं कि जैसे मकान की पुताई करने के लिए होता है। जैसे आप जानते हैं कि पुट्टी उट्टी लगाया जाता है, मतलब ये कि मकान की सुंदरता बढ़ाई जाती है। जैसे एग्जांपल दे कि जैसे मकान में आप लोग देखे होंगे क्या होता है कि सबसे पहले उस पे क्या होता है कि जो आप जानते हैं कि जैसे एक तेल आपका आता है, जानते हैं कि वह तेल क्या होता है कि जैसे लगाया जाता है पहले दीवार पे, इसके बाद क्या करते हैं कि लोग उसको पुट्टी से भर देते हैं, पुट्टी लगाते हैं। इसके बाद जानते हैं कि वही जो पुट्टी लगाया जाता है उसी को हम पीओपी कहते हैं। इसके बाद उस पर हम लोग क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। इस तरीके से मकान की जानते हैं कि सुंदरता बढ़ जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तारपीन का तेल लेंगे, उससे मकान को रंगेंगे, तो तारपीन के तेल का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद क्या करते हैं, उस पे हम लोग क्या करेंगे, पीओपी माने प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसको हम लोग पुट्टी कहते हैं वहां पर। तो पुट्टी से इसके बाद क्या करेंगे, जितने भी जानते हैं कि छिद्र होते हैं, गड्ढे होते हैं, जो भी दरारें होते हैं, उनको हम पुट्टी से भर देते हैं, बराबर कर देते हैं। इसके बाद पेंट करते हैं। तब जानते हैं कि मकान की सुंदरता बढ़ती है। तो मकान की सुंदरता को बनाने में, डिजाइन को बनाने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। एग्जाम्पल दे, जैसे जो महिलाएं होती हैं या लड़कियां होती हैं, वो भी देखिए इस नियम को फॉलो करती हैं। जैसे वह देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि पानी से बिल्कुल मुंह को बढ़िया से क्या करेंगे, धोएंगे। वह मान लीजिए तारपीन का तेल है। इसके बाद देखिए क्या करेंगे वह सब, इसके बाद जानते हैं कि साबुन से धोएंगे। तो साबुन को मान लीजिए वह क्या है, वह साबुन आपका उनके लिए क्या है, पीओपी है। इसके बाद में वह जानते हैं क्रीम पाउडर लगाएंगे खूब बढ़िया से, फिर इसके बाद जानते हैं कि उनकी सुंदरता बढ़ जाएगी। तो सेम जानते हैं कि जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं, वह जैसे मकान की सुंदरता बढ़ाने के लिए किया जाता 3 स्टेप, वैसे जानते हैं कि लड़कियां भी 3 स्टेप करती हैं। पहला स्टेप क्या हो गया कि आप बढ़िया से पानी से मुंह को धुलना, वह जानते हैं कि तारपीन के तेल के समान हो गया।
पेंट करना, इसके बाद जानते हैं कि फिर पुट्टी लगाना, और जानते हैं कि जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं इसके बाद वह क्या करती हैं, वह बढ़िया से इसके बाद साबुन से मुंह को धोती हैं, वो उनका पीओपी का काम हो गया। इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद पेंट करेंगे, बढ़िया से मकान पे एकदम चमकाएंगे। उसी प्रकार लड़कियां भी आप जानते हैं कि अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए बढ़िया से क्रीम पाउडर पोतेंगे। ये तीन जो आपके तीन प्रोसेस होते हैं, यह महिलाएं या लड़कियों पर लागू होते हैं, जो मकान में आपके लागू होते हैं। इस तरीके से यह जानते हैं कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी होता है, यह कैल्शियम सल्फेट होता है, मतलब हाफ H2O, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, महीन सफेद पाउडर कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अगला पॉइंट जो आपका इंपॉर्टेंट है, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखिए क्या होता है कि अम्ल क्षार मिलकर लवण तथा जल बनता है, इसे हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर यह Cl हो गया, NaOH हो गया, यह अम्ल हो गया, यह क्षार हो गया, यह दोनों मिलकर आपका नमक बन जाएगा और जल बन जाएगा, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया है। तो अम्ल और क्षार मिलने से लवण तथा जल बनता है, यह उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया भी देखिए आपके बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी आपका पूछा जाता है। इसके बाद नवा पॉइंट आपको धातु और अधातु दिया गया है, ये भी बोर्ड पेपर में आपसे पूछेगा, धातु किसे कहते हैं और इनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पूछेगा, अधातु किसे कहते हैं, इनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में पूछेगा, धातु और अधातु में अंतर क्या होते हैं इनके बारे में पूछेगा। ये भी आपके बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप तैयार रखेंगे, इनको आप याद रखेंगे। ये ऐसे पॉइंट आपके बताए जाते हैं जो बोर्ड पेपर में निश्चित रूप से आएंगे। ये 100% गारंटी आपकी है, कि मेरी भी गारंटी है कि अगर आप तैयार कर लेते हैं, आप 70 में 70 कर ले जाएंगे। इसको आप अच्छी तरीके से रट डालिए, याद कर डालिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही हैं, इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए। अगले पॉइंट पर हम चलते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए आपको है 10वां पॉइंट, विद्युत रासायनिक श्रेणी है। विद्युत रासायनिक श्रेणी की आपसे परिभाषा पूछेगा, इनके एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, यह पूछा जाता है, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो जो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, देखिए इनके बारे में भी पूछता है। तो संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, तो इनके बारे में देखिए पूछा जाता है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में देखिए आपका इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, जिसे हम एल्केन परिवार से एल्केन परिवार के नाम से जानते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। इनमें जानते हैं कि जो इनके सदस्य होते हैं, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ये जानते हैं कि आपके इनके सदस्य होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में CnH2n आएगा और CnH2n-2 आएगा। आपका जानते हैं कि यह देखिए एल्केन का हो गया, यह एल्कीन और यह एल्काइन का हो जाएगा। इसमें देखिए आपका क्या होगा, इसमें जानते हैं कि मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकिन, अनडेकिन, डोडेकिन आएगा। इसमें जानते हैं कि यह एल्काइन है, यह मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, अनडेकाइन, डोडेकाइन आएंगे। यह भी आपका इंपॉर्टेंट है। इनका सामान्य सूत्र पूछेगा, इन पे आपको यौगिक दे देगा, इनका संरचना सूत्र लिखने के लिए आता है, इनका IUPAC नाम आपसे पूछेगा। ये तीनों सूत्र आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन श्योरली आपको पूछेगा, क्योंकि हर साल बोर्ड पेपर में आता IUPAC नाम लिखने के लिए या कोई भी संरचना सूत्र लिखने के लिए यहाँ से क्वेश्चन दिया जाएगा। आगे देखिए 12वां पॉइंट आपको सजातीय श्रेणी है। तो सजातीय श्रेणी क्या होता है, जिसमें देखिए CH2 का अंतर होता है, उसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। तो जिनमें भी CH2 का अंतर पाया जाएगा उन्हें सजातीय श्रेणी कहेंगे। हम सीधे सीधे कहते हैं कि एक ही परिवार के जितने भी यौगिक होंगे वह सजातीय श्रेणी में होंगे। जैसे अगर एल्केन की बात करेंगे तो एल्केन में जितने भी आपके यौगिक आएंगे सभी आपके सजातीय श्रेणी में होंगे। जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन जो आपके होते हैं, ये सब आपके सजातीय श्रेणी में रहेंगे।
मेथिन, एथिन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन, अनडेकिन, डोडेकिन, ये सब जो आएंगे ये भी जानते हैं कि आपके सजातीय श्रेणी में आएंगे। इसके बाद मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन, अनडेकाइन, डोडेकाइन जो आएगा ये भी जानते हैं किस परिवार में आएगा, ये भी जानते हैं कि आपका सजातीय श्रेणी में आएगा। क्योंकि इनमें आप अंतर निकालेंगे तो CH2 का अंतर सब में निकलेगा। तो हम कहते हैं कि एक परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं वह सजातीय श्रेणी में होते हैं, इसको आप ध्यान देंगे। अगर अलग अलग परिवार के आपके सदस्य रहेंगे वह जानते हैं कि सजातीय श्रेणी में नहीं होंगे। यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड पेपर में आ चुका है, इनको आप तैयार करेंगे। आगे अगर देखिए हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए 13वां क्वेश्चन आपका IUPAC नामकरण करने के लिए आता है। तो आप जानते हैं कि IUPAC नामकरण आपका करने के लिए आएगा, इसको आप तैयार करेंगे। IUPAC नामकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपका पूछेगा, इसके बारे में आप सीखेंगे। इसमें आपको ऐसा नाम सिखाया जाता है जो दुनिया भर के लोग उस नाम से जानते हैं, उस चीज को ऐसा नाम सिखाया जाता है। आप जानते हैं कि एक पुकारू नाम होता है, इसे सब जानते हैं कि इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, लेकिन एक नाम ऐसा रखा जाता है वह जानते हैं कि आपका ऑथेंटिक होता है, प्रमाणिक होता है, जो दुनिया के जानते हैं कि जितने भी देश है सभी लोग उसी नाम से उसको जानते हैं। यह जानते हैं कि आपका जिनेवा पद्धति के द्वारा ये सब चीजें बनी है, इनके बारे में सीखा गया है, इसको ध्यान देंगे। आगे देखिए आपको क्वेश्चन नंबर आपका देखिए 14 है साबुनीकरण अपक्रिया। तो साबुनीकरण अपक्रिया में आप साबुन के बारे में सीखेंगे, इसको आप ध्यान देंगे कि साबुनीकरण क्या होता है। तो जो साबुनीकरण अपक्रिया होती है, साबुन बनाने की जो अपक्रिया होती है इसे हम साबुनीकरण अपक्रिया कहते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट आपके परीक्षा के लिए ये भी पूछा जाता है। यशलीकरण की अपक्रिया के बारे में सीखेंगे, यशलीकरण अपक्रिया इसको याद कर लेंगे, इसका एक एग्जाम्पल याद कर लेंगे, यह भी आपके बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन सब चीजों को आप तैयार करेंगे, यह निश्चित रूप से आपके 2025 के बोर्ड पेपर में आएगा। और जितने भी लोग टॉपर बनना चाहते हैं या 2025 में 70 नंबर अगर पाना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को जरूर वह याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, इनके बारे में सीख लेंगे। आगे देखिए चर्चा करते हैं। आगे आपको देखिए इसके बाद बायोलॉजी आपका आता है। तो जितने भी देखिए पॉइंट्स आपके केमिस्ट्री के थे वह बता दिए गए, इतने पॉइंट्स को आप तैयार कर लेंगे। निश्चित रूप से केमिस्ट्री से आप 20 नंबर का क्वेश्चन आता, 20 नंबर आसानी से पा जाएंगे। इसके बाद देखिए हम बायोलॉजी की बात करते हैं। बायोलॉजी से देखिए कौन कौन क्वेश्चन आपकी इंपॉर्टेंट है, इनको सीखेंगे, इनके बारे में चलती है बात करते हैं। तो नंबर 16 पे देखिए पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद देखिए श्वसन तंत्र है, 18 पे देखिए उत्सर्जन तंत्र है। ये तीनों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड पेपर में हमेशा आपके पूछे जाते हैं, इनकी परिभाषा तैयार कर लेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसके बाद देखिए अगर बात करें, इसके बाद देखिए लैंगिक जनन या देखिए अलैंगिक जनन, इसके बाद परागण, यह जानते हैं कि आपके जो पॉइंट्स है ये भी इंपॉर्टेंट है। यह पॉइंट्स आपके बोर्ड पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद देखिए आगे का जो पॉइंट आपको दिया गया है, जैसे पुष्प की संरचना आपसे पूछेगा, इसका भाग पूछेगा आपसे, तो पुष्प की संरचना क्या होती है, पुष्प के भाग क्या होते हैं, इनके बारे में आपको तैयार करना, ये भी इंपॉर्टेंट है। नर तथा मादा जनन तंत्र आपका होता है, जानते हैं कि जो आपका नर मतलब जानते हैं कि जो पुरुष, मादा का मतलब महिला, इनके जो जन्म तंत्र होते हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है, इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। डीएनए तथा आरएनए में अंतर आपसे पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। इन सब पॉइंट के बारे में आप देखिए अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा, यहाँ से बोर्ड पेपर में क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। ये क्वेश्चन ऐसे बताए जा रहे हैं जो हर साल बोर्ड पेपर में बनते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप तैयार करेंगे। आगे देखिए 25 पर आपका मेंडल की अनुवांशिकता का नियम, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण है। 27 पे देखिए लिंग निर्धारण की प्रक्रिया आपको दिया गया है, ये भी जानते हैं कि तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा और हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इनको भी आप तैयार रखेंगे। इसके बाद 28 पे दिया मानव मस्तिष्क आपको दिया गया है, इसके संरचना के बारे में आपसे पूछेगा, इसका सचित्र वर्णन करना रहता है। तो
मानव मस्तिष्क मतलब मस्तिष्क के बारे में आप तैयार करेंगे। इसके बाद तंत्रिका तंत्र है, तंत्रिका तंत्र के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ के आप याद करेंगे। यह सब देखिए जो पॉइंट्स आपके बताए जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जा रहे हैं। इसके बाद देखिए फिजिक्स आपकी स्टार्ट होती है। तो कहते हैं दोस्तों फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को रटो सुबह सफा है। अगर इनको बेवफा बनाएंगे ये आपसे दूर जाएंगे, अगर इनको वफा बनाना है, अपना महबूब या सनम आपको बनाना है, तो इनको हमेशा आप ध्यान देंगे, इनके बारे में हमेशा आप सोचे विचारेंगे, इनको हमेशा अपने पास आप रखेंगे, तभी जानते ये चीजें आपके पास रह सकती है। नहीं तो यह बेवफा जरूर ही आपके दिखाएंगी अपना रूप है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनको बेवफा बनने देंगे कि वफा बनने देंगे। यह आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इनके लिए समय कितना देते हैं। अगर समय देंगे ये आपके लिए वफा हो जाएंगे, अगर नहीं मतलब यह कि आप समय देंगे इनको पढ़ेंगे ये आपके लिए बेवफा हो जाएंगे। इसलिए इनको तैयार करना है। आप जानते हैं कि किताबें कुछ कहती हैं या आपके पास रहना चाहती हैं, तो अगर देखिए आप इनको पढ़ेंगे तैयार करेंगे, इनसे अच्छा कोई मित्र नहीं होता है, तो इनको अपना मित्र बनाएंगे, ये आपको जीवन में हमेशा ऊंचे पदों पर लेके जाएंगे। इसलिए इन पर आप ध्यान दीजिए, इनको अच्छी तरीके से पढ़िए, इन पर अपना समय दीजिए, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे देखिए फिजिक्स में 30वां पॉइंट आपका देखिए प्रकाश का परावर्तन है। तो प्रकाश का परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे। यह बार बार आपका पूछा जाता है। अवतल तथा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब है। आप जानते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इनको पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। यह ऐसे क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पेपर में आपका हमेशा पूछा जाता है। इसके बाद देखिए लेंस से प्रतिबिंब का बनना। लेंस से प्रतिबिंब का बनना, यह जानते हैं कि आपको अवतल लेंस उत्तल लेंस में आपका प्रतिबिंब का बनना पूछा जाएगा। लेंस की क्षमता के बारे में पूछा जाएगा। निकट दृष्टि दोष के बारे में पूछा जाएगा। तो निकट दृष्टि दोष और लेंस की क्षमता पर देखिए आंकिक प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, इनको ध्यान देंगे। ये देखिए सब हम ऐसे पॉइंट्स आपको बता रहे हैं जो आपके बोर्ड पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनको आप अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं कि 70 में 70 नंबर का आपका आएगा। इसको अच्छी तरीके से आप तैयार करिए इन सब पॉइंट के बारे में। आगे देखिए दूरदृष्टि दोष है, इसकी देखिए परिभाषा पूछा जाता है, इन पर आधारित सवाल पूछा जाता है। मानव नेत्र से क्वेश्चन आता है, मानव नेत्र का आपको सचित्र वर्णन करने के लिए दे देता है 6 नंबर में। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा बनेंगे। ओम का नियम आपसे देखिए पूछा जाएगा, ये भी आपका देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए विद्युत धारा आपसे पूछा जाती है। इसके बाद विद्युत प्रतिरोध आपसे पूछा जाएगा। श्रेणी क्रम संयोजन आपसे देखिए पूछा जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। यह सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताया जा रहा है जो बोर्ड परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा। इनको आना ही आना है, इसलिए इनको आप तैयार करेंगे। आगे देखिए समांतर श्रेणी, जो आपका समांतर क्रम संयोजन होता है, चुंबकीय बल रेखाएं आपकी होती हैं, बायो सेवर्ट का नियम होता है। यह सब देखिए आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं जो अक्सर हर साल बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपको साइंस में अच्छा करना है, इन पॉइंट्स को आप तैयार कीजिए ताकि आप लोग अच्छे नंबर पाइए। इसके बाद देखिए फ्लेमिंग के बाएं तथा दाएं हाथ का नियम, यह भी हमेशा पूछ दिया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम या फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम पूछेगा। मैक्सवेल के दक्षिणावर्त पेंच का नियम, ये भी देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछेगा। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी जानते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बोर्ड पेपर में अक्सर आपके पूछे जाते हैं। इनके बारे में आप अच्छी तरीके से अध्ययन करेंगे, इनको एकदम रट डालेंगे, इनको एकदम च्यू एंड डाइजेस्टेड आपका डालेंगे, इनको चबा के पचा डालेंगे। मतलब इनको अच्छी तरीके से आपको देखिए याद करना है। इन पॉइंट्स को आप रट डालिए एकदम। आगे देखिए इसके बाद फैराडे के नियम है, इनको अच्छी तरीके से आप तैयार कर लेंगे। तो फैराडे का नियम क्या होता है, इनको जानेंगे। ओजोन परत का जानते हैं कि अपक्षय,
ओजोन परत का जानते हैं कि सूत्र, ओजोन का देखिए सूत्र आप जानते हैं कि O3 होता है। तो जब ओजोन का जानते हैं कि सूत्र आपका O3 होता है, आप जानते हैं कि इसे सुरक्षा कवच कहा जाता है। इसे आप लोग जानते हैं कि सुरक्षा कवच कहा जाता है। इनके बारे में देखिए पूछा जाता है, ये भी आपका ओजोन परत का अपक्षय, मतलब ओजोन परत जानते हैं कि जो नष्ट हो रही है, इनके बारे में आपको पढ़ना होता है। तो ओजोन का सूत्र जानते हैं कि O3 होता है। इसे हम सुरक्षा कवच भी कहते हैं या जीवन रक्षक पटल भी कहते हैं। इसे जानते हैं कि जीवन रक्षक पटल भी कहा जाता है। जीवन रक्षक पटल भी हम इसे कहते हैं, जीवन रक्षक पटल के बारे में इसे कहते हैं। तो ऊर्जा के स्रोत आपका देखिए 50वां पॉइंट होता है। ये ऐसे आपके देखिए पॉइंट है जो आपके परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। तो दोस्तों आपको देखिए 50 ऐसे पॉइंट बताए गए हैं पूरे साइंस में कि आपके बोर्ड पेपर में 100% आपके आएंगे ही आएंगे। इनको आप रट डालिए, इनको आप तैयार कर डालिए, इनमें आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसे इसको तैयार कर लीजिए कि आपको बता दूं कि इनको एकदम आपको तैयार कर डालना अच्छी तरीके से, ये आपके जुबान पर होने चाहिए। इनको देखते ही इनका उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, तो आप 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। यह हम पूरे साइंस में ऐसे क्वेश्चन आपको बताए हैं जो बोर्ड पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार आते हैं। इसलिए इनको आप रट डालिए, पूरा याद कर डालिए। आप देखिए 70 में 70 नंबर पाएंगे। और जानते हैं कि 2025 का जो पेपर होगा साइंस का, आपका शानदार पेपर होगा। तो आप जानते हैं कि एक जिले में 7 सेट्स का आपका पेपर बनता है, तो किसी ना किसी सेट में यह सब क्वेश्चन जरूर आपको मिलेंगे। तो इसको आप तैयार करेंगे अच्छी तरीके से। अगर तैयार कर लेंगे तो 70 नंबर की आप हकदार भी हो जाएंगे। इसलिए इनको तैयार करिए। तो अच्छी तरीके से तैयार करते रहिए, तो मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, ताकि लगे कि आप साइंस के विद्यार्थी हैं। क्योंकि साइंस हमेशा आपको स्वस्थ होने का नॉलेज देता है। तो आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तभी जानते हैं कि पढ़ने में मजा आएगा। इसलिए साइंस के विद्यार्थी हैं तो हर चीज पर आपको ध्यान देना है। यह साइंस के मैं 50 ऐसे महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताया हूं कि जो बोर्ड पेपर में आपको हमेशा पूछे जाएंगे। तो दोस्तों कहते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी बेवफा है, रात को रटो सुबह सपा है। अगर इसे अपना वफा बनाना है तो इसके लिए आप समय दीजिए, इसके साथ अपना समय बिताइए, साइंस के साथ अपना समय बिताइए। तभी आपका सनम या महबूबा बन सकती है, तभी आपके पास रह सकती है, तभी यह आपको याद रहेगी अस्थायी रूप में। तो निर्भर आपके ऊपर करता है कि आप इसे वफा बनाएंगे कि बेवफा बनाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। तो ओके क्लास, हैप्पी नाइट डे टू ऑल ऑफ यू।